9 PM स्पेशल की आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कूटनीति के गलियारे से आई उस खबर को डिकोड करते हैं जहां आर्थिक विकास की बुलंद इमारत को अगर तैयार करना है तो मजबूत रिश्तों की नींव बहुत जरूरी है, ये समझ आता है। क्योंकि द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि जापान और दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स यानी कि भारत मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों के लिए सुनहरा होगा। और इसी मजबूत भविष्य की तरफ जापान की प्रधानमंत्री ने भारत के साथ समझौतों पर दस्तखत करते हुए एक मजबूत कदम बढ़ाया है। वैसे भी जापान में एक कहावत है, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशियन। यानी कि जब हम साथ मिलते हैं तो हम सागर जैसे गहरे और मजबूत होते हैं। और इसी सोच के साथ आज दिल्ली और टोक्यो के दिल, उनके दिमाग, उनके इरादे एक हो चुके हैं। और यही इरादे भारत और जापान के बीच हुए समझौतों में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें शामिल है डिफेंस, जिसके तहत नया डिफेंस सिस्टम तैयार होगा। भारत और जापान मिलकर ऐसा यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना डेवलप करेंगे जिससे मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होगी। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी शामिल है। यानी दोनों देशों ने एआई और इनोवेशन में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इससे नई टेक्नोलॉजी तो विकसित होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दोनों देश कोलैबोरेटिवली सप्लाई चेन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, जिससे क्राइसिस के समय, संकट के समय आपूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही मेडिकल को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं, जिसके तहत दोनों ही देश मिलकर यानी भारत और जापान बेहतर और सस्ती दवाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करेंगे। अब एनर्जी यानी ऊर्जा को लेकर दोनों देशों ने साथ कदम बढ़ाए। इस पहल के तहत भारत और जापान मिलकर देश में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद के प्लांट लगाएंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी जापान और भारत के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। जापान आने वाले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करेगा। लगभग अगर रुपए में हमारी करेंसी में इसे समझा जाए तो ये 6 लाख करोड़ बनते हैं। अब इसके साथ ही भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 MOU का ऐलान कर चुका है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इन समझौतों का मकसद है दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को मजबूत करना। Both leaders recognize that this is a relationship of exceptional trust. There is an MOU between India and Japan on human resource exchange. Our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity and stability. More than 120 B2B MOUs have been signed. तो जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का दौरा सिर्फ कूटनीति की दुनिया में बड़ा कदम नहीं है, बल्कि इस दौरे की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्योंकि जापान के पास अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास स्किल्ड वर्कर्स की फौज है। जापान अगर एडवांस्ड रोबोट्स बना सकता है तो भारत का दिमाग उन रोबोट्स में जान फूंकने की क्षमता रखता है। और भारत इस बात से इत्तेफाक रखता है दैट इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। और अगर भारत और जापान एक साथ चलते हैं तो कितनी दूर तक जा सकते हैं,
इसको आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूं। क्योंकि जापान के पास क्या है? उसके पास है कैपिटल, उसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और प्रिसिशन इंजीनियरिंग। लेकिन जापान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी ढलती उम्र, यानी कि एजिंग पॉपुलेशन और सुस्त पड़ी डोमेस्टिक डिमांड। दूसरी तरफ भारत के पास क्या है? हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा यंग टैलेंट, यंग मैन फोर्स, मैसिव मार्केट और अनस्टॉपेबल डिजिटल ग्रोथ। ये कंपैरिजन है कि जापान के पास क्या है और भारत के पास क्या है। अब अगर आप दोनों मान के चलिए ये दोनों देश साथ आ जाएं, जिस तरफ वो बढ़ भी रहे हैं, तो जापान का कैपिटल और भारत की मैसिव मार्केट एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे से दिखते हैं। अब जापान की बेहतरीन तकनीक भारत की डिजिटल ग्रोथ को नए मुकाम पर ले जा सकती है और जापान की एजिंग पॉपुलेशन की समस्या का समाधान भारत की यंग वर्कफोर्स में छिपा हुआ है। यानी दोनों ही नेशन का फ्यूजन, भविष्य का विजन। और वैसे भी जापान और भारत के बीच रिश्तों के वट वृक्ष की जड़ों को अगर आप तलाशेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दोनों देशों की रूट्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। जापान पहले से भारत में अपनी मौजूदगी मजबूती से बनाए हुए है। अगर मैं 3 बड़े और अहम एग्जाम्पल्स के जरिए आपको ये समझाऊं तो उसमें पहला एग्जाम्पल आपको पटरियों पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के रूप में नजर आएगा। जैसे कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 88,000 करोड़ रुपए जापान दे रहा है। ये पैसा जापान की सरकारी एजेंसी जीका बहुत सस्ती शर्तों पर दे रही है। अब इस कर्ज पर सिर्फ 0.1% सालाना ब्याज लगेगा, जिसे चुकाने के लिए 50 साल का वक्त भी मिलेगा और पहले 15 साल तक किश्त भी नहीं देनी होगी। अब इस परियोजना के लिए जापान करीब 55,000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुका है। इसके अलावा जापान बुलेट ट्रेन की शिंकानसेन तकनीक, ट्रेनिंग और साथ ही टेक्निकल एक्सपर्टीज वो भारत को दे रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, आपको किसी भी शहर, कस्बे या गांव की सड़कों पर सुजुकी नजर आएगी। सुजुकी जो कि दुनिया में हर साल करीब 30 लाख कार बनाती है, 4 व्हीलर्स, और इनमें से लगभग 20 लाख कार अकेले भारत में बनती है। यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कार भारत में तैयार की जा रही है। ये कार भारत की मारुति सुजुकी के हरियाणा और गुजरात के प्लांट में बनती है। 2024-25 में मारुति सुजुकी ने 20 लाख से ज्यादा कार मैन्युफैक्चर की और लगभग 3.32 लाख से ज्यादा कारें, 3,32,000 से ज्यादा कारें 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी हुई। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है? राजस्थान के अलवर में मौजूद मिनी जापान। ये देश में बना अपनी तरह का पहला जापानी इंडस्ट्रियल जोन है और इसे राजस्थान सरकार की एजेंसी रीको और जापान की व्यापार संस्था जेट्रो ने मिलकर डेवलप किया। अब इसका मकसद है जापानी कंपनीज को भारत में निवेश और कारोबार के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देना। करीब 1160 एकड़ में फैले इस इंडस्ट्रियल एरिया में आज 50 से ज्यादा जापानी कंपनी काम करती है। साथ ही भारत और जापान के रिश्ते दशकों से व्यापार के एक मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। भारत और जापान के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच ये एनहांस हुआ है। फिर भारत और जापान के बीच कुल लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत करीब 45,000 करोड़ के सामान एक्सपोर्ट करता है और जापान से भारत में लगभग 15.5 लाख करोड़ का सामान आता है। यानी 45,000 करोड़ का सामान आता है जापान से भारत को और जापान से भारत में लगभग 15.5 लाख करोड़ का सामान आता है। यही जापान की वो ताकत है जो पहले से भारत के मजबूत इरादों के साथ बदलाव की कहानी को तैयार करती है और इसी कहानी को नया नजरिया देने के लिए भारत और जापान ने मिलकर वो समझौते किए जिसके बाद ये दोस्ती, ये 2 देशों के बीच का बंधन एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। सब देश अपनी नई पार्टनरशिप्स को फिर से टटोल रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, पुरानी कुछ आदतों को बदल रहे हैं। ऐसे में जापान और इंडिया का ये जो एनुअल समिट है बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में है।
दुनिया के माहौल को देखते हुए जापान ने अपनी आर्मी का फोकस ये भी कर दिया, जरूरत पड़े तो हम ऑफेंस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदली है, डिफेंस आइटम्स की पार्टनरशिप्स और एक्सपोर्ट्स की बात करने लगे हैं। तो इस दौरे में सबसे अहम एक नया जो रास्ता खुला है जापान इंडिया के बीच में, वो है डिफेंस की कोऑपरेशन में, जिसके चलते को प्रोडक्शन होगी इंडिया में एक नेवल रेडार्स की। ये एक बहुत नया ग्राउंड है, ये अभी तक नहीं था। तो जब भी दो बड़े देश हाथ मिलाते हैं तो दुनिया के बाकी देशों के कान खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा बेचैनी कहीं पर है तो वो है बीजिंग में, क्योंकि भारत और जापान का यूं करीब आना समंदर से लेकर आसमान तक और फैक्ट्री से लेकर डिफेंस लैब तक एक नए पावर बैलेंस को जन्म दे रहा है। वैसे भी आज की तारीख में ग्लोबल कंपनीज चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं, यानी उनको चीन का एक मजबूत और भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव चाहिए और भारत से बेहतर डेस्टिनेशन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। इस लिहाज से जापान और भारत का साथ आना कई संभावनाओं के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। Largest group of MOUs between India and Japan, and really speaking, the implementation of these MOUs, and Japanese are very serious about implementation. Once they sign, then they want to implement, they're very serious about it. So I think this will really be a big boost to economic growth, to the partnership between India and Japan, to India's Act East policy, because actually Japan is very much a part of India's Act East policy. India's Act East policy recognizes ASEAN centrality, but it is ASEAN plus. You're going beyond ASEAN to Japan and South Korea and so many other countries of East Asia. So I think that the contribution there is also very important. तो भारत और जापान ये दोनों ही क्योंकि एशिया की वो पावर्स हैं जो मिलकर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे सकती हैं। लेकिन कूटनीति के ककहरे में दो देशों के रिश्ते सिर्फ कागजों पर सिग्नेचर कर देने भर से या किसी डील पर मोहर लगाने भर से पूरे नहीं होते हैं, बल्कि कहते हैं कि इन रिश्तों में जान तब आती है जब दिलों का मिलन होता है। और इसी दोस्ती का एक उदाहरण तब नजर आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की पीएम सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन कहा। लेकिन इसके रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री तकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वो जापान के दिवंगत पीएम शिंजो आबे को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी और उन्हें अपना आदर्श मानकर उनका बहुत सम्मान करती थी। तकाइची ने आगे कहा कि शिंजो आबे के मन में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए गहरा लगाव और काफी सम्मान था। आबे के इसी लगाव को देखते हुए जापान की पीएम तकाइची ने कहा कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने बड़ी भाई के रूप में देखती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जापान की पीएम सनाए तकाइची से बात की, उनको अपनी बहन कहकर ही पुकारा। दिल्ली और टोक्यो का ये ऐतिहासिक संगम सिर्फ दो देशों की डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक नए वैश्विक युग का शंखनाद है। एक तरफ जहां पर जापान की बेमिसाल टेक्नोलॉजी और विजन है, तो दूसरी तरफ भारत की यंग वर्कफोर्स का अटूट हौसला और ऊर्जा है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब ऐसी महाशक्तियां एक ही डायरेक्शन में कदम आगे बढ़ाती हैं तो दुनिया की दिशा बदल जाती है। और आज भारत जापान की ये जोड़ी इसी अटूट और असीमित ताकत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब बुलेट ट्रेन की रफ्तार, मारुति का भरोसा और भाई बहन जैसे आत्मीय रिश्ते एक साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया इस नई जुगलबंदी का लोहा मानती है। ये दोस्ती सिर्फ व्यापार और सरहदों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि की वो नई इबारत है जो आने वाले कल के इतिहास को और भी बुलंद और भी सुनहरा बनाएगी।